सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड्स इन इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रेंड के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द स्टेटमेंट दैट इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव बीन अनफेवरेबल। व्हाट डज इट मीन्स? लेट अस फर्स्ट लर्न द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसे कि हमने हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमने पढ़ा था कंपोजिशंस ऑफ कमोडिटी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, कौन कौन सी कमोडिटी है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती है इंडिया से और कौन कौन सी डायरेक्शन में की जाती है। तो उस समय हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हमने कंट्रोल लगाए थे इंपोर्ट में, इंपोर्ट का सब्सिट्यूट करना चाहा था, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो हमने क्या किया, जो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी, हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। तो इसका रीज़न क्या हुआ, जब हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को ही लिबरलाइज कर दिया तो हमें ये पता चला कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ने लग गए, लेकिन इंपोर्ट एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा था। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इतना एक्सपोर्ट था नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें पेमेंट तो करनी थी। अब पेमेंट करने के लिए हमने बोरोइंग स्टार्ट कर दी और बोरोइंग जो थी वो हमारी बढ़ने लग गई। अब लोग हमें पैसा नहीं दे रहे थे क्योंकि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो डाउन हो चुकी थी, क्योंकि इतना लोन ले लिया था, इतना बोरिंग्स कर ली थी। तो इस समय तब हमें ये पता चला कि उस समय क्या हुआ था कि जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो अनफेवरेबल था। अनफेवरेबल क्यों था? एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा था, ठीक है, जितना इंपोर्ट हो रहा था। तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो अनफेवरेबल था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री विद रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वाइज वर्सा विद रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कंट्री डिपेंड ऑन द वर्ल्ड मार्केट फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एट द सेम टाइम द country may also make or receive the capital investment from different part of the world. These transactions are recorded in the statement of balance of payment. Therefore, balance of payment refer to an accounting record of all the transactions between the resident of one country and the resident of the rest of the world over a given period of time. तो अगर हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं प्रॉपरली कि फॉरेन बैलेंस ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक तरीके का अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है ना, ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुई है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो सारी के सारी ट्रांजेक्शन को हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हैं, उसको ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। द स्टडी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटीज। मोर ओवर इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंट्री इन द ग्लोबल मार्केट। यानी कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो ये हमें ये शो करती है कि एक कंट्री की क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और क्या उसकी वीकनेसेस है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को थ्री पार्ट्स में, थ्री अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट क्या कहता है? द करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ऑफ कैपिटल नेचर। द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच लीड टू चेंज इन फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो भी फाइनेंशियल असेट्स या लाइबिलिटी में चेंज होता है किसी भी कंट्री की, तो वो सारी की सारी जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आता है रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्या होता है? रिजर्व अकाउंट रिकॉर्ड द रिजर्व एसेट्स। ठीक है, जो एक कंट्री के पास क्या है, एसेट्स रिजर्व करके रखे हुए हैं। दिस रिजर्व एसेट्स आर द होल्डिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री, स्पेशल ड्रॉइंग राइट and gold by the central bank of a country. They are used to settle the deficit and surpluses. यानी कि जब भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर सरप्लस आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं। अगर हमारे कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स आते हैं तो हम रिजर्व से निकाल के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डाल देते हैं ताकि जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जा सके। तो थ्री अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जितने भी कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी हमारे फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स में, लाइबिलिटी में जो चेंज आया है वो सारा का सारा जो है कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। उसके बाद आता है रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट के अंदर क्या होता है ना कि जितने भी रिजर्व असेट्स होते हैं वो सारे के सारे रिजर्व अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं,
चाहे वो फॉरेन करेंसी की होल्डिंग हो या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट हो, गोल्ड हो सेंट्रल बैंक का, ये सारी चीज़ें जो है रिजर्व अकाउंट में आती है। रिजर्व अकाउंट का जो यूज़ है वो कब किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, डेफिसिट्स और सरप्लसेस को सेटल डाउन करने के लिए। इसके बाद आता है इन ऑर्डर टू लर्न द ओवरऑल पिक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, लुक एट टेबल 7 विच शोज द समरी ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन दिस टेबल यू फाइंड द फॉलोइंग बैलेंसेज, यानी कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा टेबल है अपना 18.7, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिटेल दी हुई है। तो ट्रेड बैलेंस की अगर हम बात करें तो दिस इंडिकेट द बैलेंस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, द ट्रेड बैलेंस हैज इंक्रीज, जो भी हमारा ट्रेड बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया इन द ईयर 1991 टू इन द ईयर 1999, ठीक है। जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इट फर्दर डिक्रीज टू $15,454 इन द ईयर 2003 एंड 4। 1990 तक हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, और 2003 और 4 में ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। उसके बाद आता है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस क्या शो करता है, अभी तो हमने बात की ट्रेड बैलेंस की। ट्रेड बैलेंस जो है वो क्या था, स्टार्टिंग में तो इंक्रीज हो रहा था, 1990 से 1999 तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया 2003 में। करंट अकाउंट बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस दिस इंडिकेट्स द बैलेंस ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स, ठीक है। करंट अकाउंट में आपको पता ही है क्या चीज़ें हम एंटर करते हैं। तो जो हमारा करंट अकाउंट था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। 1990 से लेके 2000 तक की अगर हम बात करें तो हमारा जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर क्या होने लग गया, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया इन द ईयर 2003 एंड 4। उसके बाद आता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो दिस इंडिकेट्स द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज। The balance of payment is in equilibrium position when the country is neither drawing its international reserve to make excess payment nor accumulating international reserve. When the country keeps on importing goods and services to meet its developmental requirement and export earnings are not sufficient to meet this growing demand for import, the reserve is drawn to make these deficits. The continuous deficits result in the disequilibrium of the balance of payment. The main cause of the disequilibrium include continuous deficit on current account balance, decline, surpluses on account of invisibles, burden of external services, dwindling prospectus of concessional aids, and stringent economic policies are required to manage the disequilibrium in the balance of payment. तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता है कि अगर हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा कर लेंगे एज़ कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम अकर हो जाएगा, और जो हम रिजर्व से पैसा निकालते रहेंगे अपने इस डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए, तो एक समय आएगा कि रिजर्व में भी बैलेंस नहीं रहेगा और हमें बोरिंग्स करनी पड़ेगी। बोरिंग्स इतनी बढ़ जाएगी कि हमें कोई क्रेडिट भी नहीं देगा और कंसेशनल एड्स भी हमें हेल्प जो है वो नहीं मिलेगी। तो क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इन द ईयर 1990 to 91 एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉन। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स को जो है वो लाया ताकि हम अपने कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। क्या चीज़ें, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट पहला है, एक्सचेंज रेट में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे, अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द इंडियाज करेंसी वॉज मेड। द डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट मेड द इंडियन एक्सपोर्ट चीपर फॉर द फॉरेन बायर। अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी वॉज मेड, यानी कि हम अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू को क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। डाउनवर्ड एक्सचेंज एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट मेड द इंडियन एक्सपोर्ट चीपर फॉर फॉरेन बायर्स। अब क्या होगा, जब हम अपनी कंट्री की वैल्यू को डिवैल्यू करते हैं यानी कि डेप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या हो गई, चीपर हो गई है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम इम्पोर्ट बिकम डियरर फॉर द इंडियन बायर्स, दस एक्सपोर्ट आर इनकरेज एंड इम्पोर्ट्स आर डिस्करेज टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या कहना चाहता है मैं बताती हूँ आपको।
मान लो $1 की कीमत 60 रुपये है। $1 की कीमत जो है वो 60 रुपये है कि अगर हमें $1 चाहिए तो हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे। अब $1 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अपनी कंट्री की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसका मतलब है जहाँ पे हम 60 रुपये दे रहे थे, अब हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या देना पड़ रहा है, 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब हम अगर फॉरेन कंट्री वाले पहले $1 में 60 रुपये का सामान खरीदते थे, अब उनको $1 में 70 रुपये का सामान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो इम्पोर्ट है वो सस्ता हो गया। ठीक है, उनके लिए जो इम्पोर्ट है वो सस्ता हो गया, तो अब हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री से खरीदेंगे, क्योंकि उनको अब सस्ते में मिल रहा है। लेकिन हम जो इम्पोर्ट करते थे बाहर की कंट्री से, अब वो हम इम्पोर्ट कम करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम $1 बाय करने के लिए हमें 60 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें उसी डॉलर को परचेज़ करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो जो भी सामान हम बाहर की कंट्री से मंगा रहे हैं वो तो डॉलर की फॉर्म में ही आएगा, लेकिन हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो हम इस केस में हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम कर देंगे। एक मेजर तो ये हो गया कि हम अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, डिवैल्यू कर रहे हैं। सेकेंड है फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स हम ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री। Government aimed at reducing the fiscal deficits of the country. Monetary policy also aimed at slowing down of money supply. The reduction in money supply helps in bringing down the demand of the imported goods and services. अब क्या होता है कि जो मनी सप्लाई की है वो हम क्या कर रहे हैं, कम कर देंगे। अगर हम मनी सप्लाई कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पहले अगर मनी की सप्लाई मान लो बहुत ज़्यादा है तो हर किसी की डिमांड फुलफिल हो रही है। ठीक है, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा। अगर हम मनी की सप्लाई को कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड तो उतनी है, लेकिन उस सारी की सारी डिमांड को तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनी की सप्लाई कम है। अब मनी की सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जहाँ पे मनी लोन जो है लोगों को 10% में मिलता था, अब वही लोन लोगों को 12% में मिल रहा है, 13% में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो उस अमाउंट का यूज़ करके जो भी गुड्स या सर्विसेज को वो इम्पोर्ट करते थे, अब उनके लिए वो एक्सपेंसिव होने लग गई। इसकी वजह से क्या हो गया, इम्पोर्ट लोग कम करने लग गए। तो स्ट्रिक्ट फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया, जिससे कि क्या होगा, लोग जो एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल डिमांड है इंपोर्ट की, वो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो एम्ड एट स्लोइंग डाउन ऑफ मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी का भी मेन एम यही है कि जो मनी की सप्लाई है कंट्री में वो कम की जाए। जब मनी की सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो वो कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल deregulation of trade and industry. Export promotion measures were adopted and foreign investment policies were liberalized. Thus, focus of structural reform was enhancement of the competitiveness of the Indian industry. These measures help in accelerating the production and trade activity in the country and finally improve the balance of payment. फर्स्ट दो जो पॉइंट हमने पढ़े थे वहाँ पे तो हम इंपोर्ट के कम करने की बात कर रहे थे। थर्ड जो पॉइंट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वहाँ पे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन अच्छी कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ट्रेड एक्टिविटीज़ को बढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में जो पहले कंट्रोल था उस कंट्रोल को हटा दिया गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स को लिया गया। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स को लिया गया, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई, और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ थी उनको लिबरलाइज़ किया गया। पहले क्या था कि फॉरेन की कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन हमने उस कंट्रोल को हटाया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज़ किया। अब लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा और जो डेफिसिट था उसको हम क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। उसके बाद आता है मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज। द कंट्री वार सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में मोबिलाइज फाइनेंस फ्रॉम द मल्टीलेटरल एजेंसीज लाइक IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब मान लो इंडिया की कंट्री क्या कर रही थी, सफ़र कर रही थी डेफिसिट से, तो वो क्या कर सकती है, डेफिशिएंसी को किस तरीके से ख़त्म कर सकती है, किस तरीके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर सकती है, इक्विलिब्रियम पे कैसे ला सकती है, मनी को मोबिलाइज करके, यानी कि हम IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंटल बैंक या मल्टीलेटरल एजेंसी से क्या कर सकती है, फाइनेंस ले सकती है। तो दीज मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं ना कहीं ये मेजर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इम्प्रूव करने में। क्या क्या मेजर्स है वो हम देख लेते हैं। पहला एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, यानी कि हमने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिप्रिशिएट कर दिया।
सेकेंड है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लिए गए जहाँ पे हमने हमारी कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम कर दी, जिससे कि इंपोर्ट कम हो गया। थर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको लिबरलाइज किया। फोर्थ हमने जो पॉइंट पढ़ा वो था मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसीज की। मल्टीलेटरल एजेंसीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस को अपनी कंट्री में मोबिलाइज कर सकते हैं, IMF से, एशियन बैंक, डेवलपमेंट बैंक से, मल्टीलेटरल एजेंसी से। द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट आर विटनेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, ठीक है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस फॉर द थर्ड सक्सेसिव ईयर सिंस 2001 to 2 coupled with expanding capital account have strengthened India's balance of payment in the year 2003 और 4। करंट अकाउंट में जो सरप्लस था, ठीक है, उसने क्या किया, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया। राइजिंग सरप्लस इन द करंट अकाउंट हैव बीन वन ऑफ द डिफरेंस फीचर्स of India's balance of payment in the current decade. India's external sector performed very well and export as a percentage of GDP was 5.8% in the year 1990 and has gone up to 9.4% in the year 2001. It has further increased to 10.8% in the 2003। यानी कि जो भी हमने मेजर्स लिए तो कहीं ना कहीं इसने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया। पहला करंट अकाउंट सरप्लस था, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो कैपिटल अकाउंट था वो भी क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, जिससे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो स्ट्रेंथन बना। सेकंड पॉइंट हमें ये कह रहा है कि जो करंट अकाउंट में सरप्लस है वो बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो और इम्प्रूव हुआ। थर्ड था हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर था उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 1990 को अगर हम कंपेयर करते हैं 2003 से, तो हमारा जो 1990 में एक्सपोर्ट था एक्सटर्नल सेक्टर से वो 5.8% था, जो कि 2003 और 4 में कितना हो गया, 10.8%। इसी तरीके से जो हमारा इंपोर्ट था, ठीक है, इंपोर्ट हैज़ ऑल्सो गॉन अप फ्रॉम 8.8% टू 12% फॉर फर्दर इंक्रीज टू 13.3%, ठीक है। तो हमारा जो इंपोर्ट था वो भी बढ़ा, साथ ही साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इम्प्रूव ही कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या किया, इम्प्रूव किया। करंट अकाउंट डेफिसिट्स, करंट अकाउंट में जो डेफिसिट्स था एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो 3.1% इन द ईयर 1990 हैज़ इम्प्रूव टू 0.5% of GDP in the year 2001 and it further increased 1.8% of GDP in the year 2003 and 4। उसके बाद आता है ये कह रहा है कि जो हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट था वो इम्प्रूव हुआ, ठीक है, करंट अकाउंट में जो डेफिशिएंसी शो हो रही थी वो इम्प्रूव हुई, ठीक है। एक्सटर्नल debt as a percentage of GDP was to 28.7% in the year 1990 and has come down to 21.2%. It has further decreased to 17.8% of GDP in the year 2003 and 4। ये भी एक अच्छी बात हुई कि जो हमारी कंट्री ने एक्सटर्नल डेट ली हुई थी, बाहर से जो बोरिंग की थी ताकि वो इंपोर्ट की पेमेंट कर सके, तो वो भी डिक्रीज़ हो गई। पहले जो 1990 में हमारी एक्सटर्नल डेट जो हमें पे करनी थी वो 28.7% करनी थी और 2003 की अगर हम बात करें तो वो 17.8% रह गई। तो कितना डिक्रीज़ हुआ एक्सटर्नल डेट, माने कि इतनी जो डेट है हमने पे कर दी। उसके बाद से डेट सर्विस रेशियो वो 35.3% इन द ईयर 1991 विच केम डाउन टू 10.4% इन द ईयर 2004। जो डेट सर्विस रेशियो थी वो कितनी थी और कितनी कम हो गई है वो आके 2004 में, क्योंकि हमने ये मेजर्स को अडॉप्ट किया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज ड्रॉन डाउन ऑफ $1278 इन द ईयर 1990। इट हैज़ लेड टू बिल्ड अप, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो गिर चुका था, ठीक है, वो कितना रह गया था, $1278 रह गया था 1990 में, और जो कि वो इंक्रीज़ हो गया कितना पहुंच गया, 36.9 बिलियन, ठीक है, 36.9 बिलियन पहुंच गया 2003 और 4 में। This development have led to comfortable balance of payment of India in the year 2003 और 4। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि अगर पहले के मुताबिक अगर हम बात करें 2003 और 4 की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इम्प्रूव हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।